कहानी शीर्षक बीरबल का आश्वासन। शब्द संख्या 5000 शब्द। भाग आधा। प्रस्तावना। अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, चतुराई और न्याय के लिए प्रसिद्ध रहा। परंतु एक दिन ऐसा आया जब दरबार के हर मंत्री, हर सैनिक, हर नागरिक को संदेह होने लगा कि क्या वास्तव में बीरबल हर समस्या का समाधान कर सकता है। और तभी बीरबल ने दिया एक आश्वासन जो उसे इतिहास में अमर बना गया। एक विचित्र याचिका। साल की सबसे ठंडी सुबह थी। दरबार खुला था पर भीतर एक बेचैनी थी। अकबर सिंहासन पर बैठे थे पर उनके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं। आज का पहला मामला प्रस्तुत किया जाए, अकबर ने कहा। एक वृद्ध स्त्री दरबार में आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में करुणा थी पर चाल में आत्मविश्वास। हुजूर, मेरा नाम गंगा है। मैं यमुना घाटी के उस गांव से आती हूं जहां वर्षों पहले बादशाह सलामत ने स्कूल बनवाने का आदेश दिया था, पर वह स्कूल आज तक नहीं बना। मेरा पोता अब बड़ा हो रहा है पर पढ़ नहीं पा रहा। मैं आपसे न्याय मांगती हूं। अकबर ने तुरंत मंत्री अजहर को देखा। क्या यह सत्य है? मंत्री हकला गया। जहां पनाह दस्तावेज तो बने थे, पैसा भी गया। शायद कोई भूल हुई हो। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम इस वृद्धा को आश्वासन दे सकते हो कि उसे न्याय मिलेगा? बीरबल कुछ पल शांत रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, मैं इस वृद्धा को केवल आश्वासन नहीं, समाधान दूंगा। पर मुझे 7 दिन चाहिए और दरबार की पूर्ण स्वतंत्रता। अकबर ने हामी भर दी। पर दरबार में लोग फुसफुसाने लगे। क्या बीरबल पहली बार हार जाएगा? पहला दिन मौन का अवलोकन। बीरबल अपने महल में चुपचाप बैठा रहा। उसने किसी से बात नहीं की, किसी को बुलाया नहीं, बस वृद्धा गंगा को अपने पास बैठा लिया। पूरे दिन वे दोनों मौन रहे। दरबार में यह चर्चा फैल गई, क्या बीरबल पागल हो गया है? कोई कदम ही नहीं उठा रहा। लेकिन गंगा के चेहरे पर था एक अजीब सा सुकून। दूसरा दिन चुप्पी के शब्द। बीरबल ने कुछ कलाकारों को बुलवाया। उन्होंने पूरे यमुना घाटी का दृश्य रंगों से महल की दीवारों पर उतार दिया। उजड़े खेत, टूटी सड़कें और वह अधूरी नींव जहां स्कूल बनना था। बीच में उस वृद्धा का चेहरा, गंगा, जो किताब की ओर हाथ बढ़ा रही थी। अकबर को जब इसकी खबर मिली, उन्होंने दीवारों को देखने का आदेश दिया। पूरे दरबार ने देखा, हर चित्र जैसे एक चीखता हुआ दस्तावेज था। तीसरा दिन वह जोक हो गया था। बीरबल चुपचाप यमुना घाटी गया। उसने वहां के लोगों से बात की, बच्चों से, किसानों से, पुजारियों से। उसने सुना, पूछा नहीं, सिर्फ सुनता रहा। फिर रात को उसने अकबर को एक पत्र भेजा। जहां पनाह न्याय शब्दों से नहीं, सुनने से शुरू होता है। चौथा दिन मंत्री का मनोमंथन। बीरबल ने अजहर मंत्री को अपने घर आमंत्रित किया। वहां कोई सैनिक नहीं था, कोई गवाह नहीं। मंत्री जी, बीरबल बोला, यदि आपके बेटे को स्कूल न मिले तो क्या वह बड़ा आदमी बन पाएगा? अजहर चुप रहा। यदि आपकी गलती से कोई बच्चा अनपढ़ रह जाए तो क्या आप अपने पद पर बने रहने के योग्य हैं? अजहर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने पैसे दूसरी जगह लगा दिए। मुझे लगा कोई देख नहीं रहा। मैं अपराधी हूं। बीरबल बोला, आप अपराधी नहीं, भटके हुए सेवक हैं। अब आप वह करेंगे जो गंगा चाहती है, अपने हाथों से नींव रखेंगे। पांचवा दिन नींव की पहली ईंट। गंगा और यमुना घाटी के लोग आए। मंत्री अजहर ने खुद मिट्टी उठाई, बच्चों ने फूलों से सजाया,
और बीरबल ने अपने हाथ से पहली ईंट रखी उस स्कूल की जो वर्षों से अधूरी थी। अकबर स्वयं आए और बोले, बीरबल तुमने यह कर दिखाया। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, आश्वासन देना आसान है, पर आश्वासन को मिट्टी में बदलना वही सच्चा न्याय है। छठा दिन मौन का महोत्सव। बीरबल ने यमुना घाटी में एक सभा बुलाई, पर उसमें कोई भाषण नहीं था, बस मौन। हर व्यक्ति ने एक दीप जलाया और अपने भीतर के संदेह, भय, क्रोध को छोड़ा। गंगा ने अंतिम दीप जलाया और कहा, आज मुझे मेरे पोते की पढ़ाई नहीं, मेरा विश्वास लौटा है। सातवां दिन दरबार में निर्णय। बीरबल दरबार में लौटा। गंगा साथ थी। मंत्री अजहर ने अपना अपराध स्वीकार किया। अकबर ने मंत्री को दंडित नहीं किया, पर उससे स्कूल बनवाने की जिम्मेदारी ली और गंगा को विद्यालय की संरक्षक घोषित किया। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, आश्वासन तब तक असत्य है जब तक वह किसी की आंखों में भविष्य का विश्वास न लौटा दे। अकबर खड़े हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगाया। बीरबल, तुमने आज शब्दों को कर्म में बदला। आज से तुम्हारा हर आश्वासन मेरा आदेश है। जारी। अगला भाग, आश्वासन की परीक्षा, जब बीरबल को खुद अपना वचन निभाना पड़ा। क्या आप दूसरा भाग भी चाहते हैं? अगले 2500 शब्द कहानी शीर्षक बीरबल का आश्वासन। भाग 2/2 आश्वासन की परीक्षा। शेष 2500 शब्द। प्रारंभ, बीरबल के शब्दों की गूंज। जब बीरबल ने कहा कि उसका हर आश्वासन बादशाह का आदेश है, तो यह बात यमुना घाटी से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। बीरबल अब सिर्फ एक सलाहकार नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन गया, भरोसे का, सच्चाई का और न्याय का। लेकिन जैसा हमेशा होता है, जब कोई बहुत ऊंचा उठता है तो परीक्षा भी बहुत गहरी होती है। एक रहस्यमयी आगंतुक। एक सप्ताह बीता था। दरबार हमेशा की तरह सजा था, पर उस दिन एक अलग सी उपस्थिति थी। एक अजनबी युवक लाठी के सहारे चलता हुआ दरबार में आया। उसके चेहरे पर जले हुए निशान थे, एक आंख पर पट्टी और सांस में तकलीफ। मैं हकीम मसीह हूं। कभी बादशाह के लिए औषधियां बनाता था, युवक बोला। अकबर चौंके। हकीम मसीह? पर वो तो वर्षों पहले लापता हो गया था। हाँ जहां पनाह, मुझे कैद कर लिया गया था। और वह जिसने मुझे कैद किया, वह कोई दुश्मन नहीं था, वह था इस दरबार का ही एक दरबारी। दरबार सन्न रह गया। मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे किसी से बदला नहीं, सिर्फ न्याय चाहिए। और बीरबल से एक आश्वासन मिला था, 5 साल पहले, जब मैं जंगल में घायल मिला था। बीरबल की आंखें चमक उठीं। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि अगर तुम कभी जीवित दरबार लौटे तो तुम्हारे साथ हुआ अन्याय उजागर होगा। आज वही दिन है। बीते दिनों की परतें। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, 5 साल पहले यमुना के जंगलों में हकीम मसीह लापता हुआ। उस समय सिर्फ 2 व्यक्ति उसके अंतिम दर्शन के साक्षी थे, सैनिक दरोगा नजीम और मंत्री हारून। हमें उनसे पूछना होगा कि उस दिन क्या हुआ था। नजीम कांप गया। मालूम नहीं हुजूर, हमें तो लगा वह जंगल में जानवरों का शिकार हो गया। मंत्री हारून मुस्कराया। और हकीम कहता है कि उसे दरबारी ने कैद किया। वो कौन? कोई प्रमाण? हकीम मसीह ने जेब से एक पंचकोणीय ताबीज निकाली। यह ताबीज मुझे कैद में दी गई थी, ताकि मैं चुप रहूं। उस पर दरबारी की मुहर है। बीरबल ने ताबीज को देखा, उस पर मंत्री हारून की निजी मुहर खुदी थी। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल का संघर्ष, जब आश्वासन पर संदेह हुआ।
अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम इस एक ताबीज के आधार पर निर्णय दोगे? बीरबल कुछ क्षणों तक चुप रहा। फिर बोला, जहांपनाह, मैंने वादा किया था कि यदि हकीम जीवित लौटे तो उसकी बात सुनी जाएगी, उसके जीवन का सम्मान होगा। मैं उसका न्याय मांगता हूं, प्रमाण नहीं, संवेदनाओं का सत्यम। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, पर बीरबल, यह न्याय प्रणाली भावना से नहीं, प्रमाण से चलती है। बीरबल ने प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, अगर किसी के जीवन के 5 वर्ष छीन लिए जाएं और वह वापस आकर सिर्फ एक ताबीज दिखा सके तो वह ताबीज नहीं, उसकी चीख है। और मैंने उसे आश्वासन दिया था कि वह अकेला नहीं होगा। अगर वह झूठ कह रहा है तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने मंत्री हारून को मौका दिया अपना पक्ष रखने का। हारून बोला, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने भावुकता में बहकर निर्णय लिया है। मैं दरबार की सेवा वर्षों से कर रहा हूं। मुझे बदनाम किया जा रहा है। बीरबल ने कहा, तो आइए हम दोनों यमुना जंगल चलें। जहां मसीह को रखा गया था वहां जरूर कुछ निशान होंगे। हारून ने मना नहीं किया। 3 दिन बाद बीरबल, हारून, मसीह और कुछ सैनिक जंगल में पहुंचे। वहां एक पुराना गुफा था जिसके पत्थर अब भी टूटे फूटे थे। भीतर से कुछ लोहे की जंजीरें मिलीं। बीरबल ने उन्हें उठा लिया और उनमें एक कड़ी पर हल्की सी नक्काशी थी, एच। हारून, बीरबल चीख पड़ा, तुमने उसे बांध कर रखा ताकि वह तुम्हारे द्वारा बनाई नकली औषधियों का सच बाहर न लाए। हारून चुप था। उसकी आंखें झुक गईं। न्याय की वापसी। दरबार में हारून ने अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि वह हकीम की औषधियों को अपने नाम से बेच रहा था और जब मसीह ने विरोध किया तो उसे हटवा दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा आश्वासन इस दरबार की आत्मा बन चुका है। तुमने आज उसे फिर सिद्ध कर दिया। बीरबल मुस्कराया। जहांपनाह, आश्वासन शब्द नहीं, एक पुल है बीते घाव और आने वाले भविष्य के बीच का। वह पुल यदि कभी गिरा तो न्याय केवल दीवार बनकर रह जाएगा। अंतिम दृश्य, जब आश्वासन जीवन बन जाए। गंगा वृद्धा उस दिन फिर दरबार में आई अपने पोते के साथ। और हकीम मसीह अब दरबार के प्रधान चिकित्सक नियुक्त हुए। अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल द्वारा दिया गया हर आश्वासन दरबार का वचन होगा। जो बीरबल से न्याय मांगेगा वह राज्य से न्याय पाएगा। बीरबल ने गंगा और मसीह की ओर देखा। दोनों की आंखों में कोई आंसू नहीं था, बस विश्वास था। और वह विश्वास ही था जिसका नाम था बीरबल का आश्वासन। समाप्त। कुल शब्द 5000 2 भागों में। अगर आप चाहें तो इस श्रृंखला का अगला भाग, दरबार की शपथ, जब बीरबल ने वचन से आगे बढ़कर न्याय को जीवन बनाया, भी लिखा जा सकता है। क्या आप उसमें रुचि रखते हैं? श्रृंखला का अगला भाग। शीर्षक, दरबार की शपथ, बीरबल के वचन से जन्मा न्याय। भाग आधा, शब्द जो सिंहासन बने। लगभग 2500 शब्द। प्रस्तावना, एक वचन अनेक भविष्य। जिस दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि बीरबल द्वारा दिया गया हर आश्वासन दरबार का वचन होगा, उसी दिन से सम्राट का सिंहासन एक अनोखी दिशा की ओर मुड़ चला। न्याय अब सिर्फ कानून नहीं बल्कि संवेदना और विवेक का मेल बन गया था। दिल्ली, आगरा, लाहौर और अजमेर, चारों दिशाओं से अजीब अजीब फरियादी आने लगे जो बीरबल के वचन से न्याय मांगते थे। कुछ सच्चे थे, कुछ चालाक और कुछ बस टूटी उम्मीदों के सहारे। और इसी भीड़ में एक और चेहरा था, रहमान, एक भूतपूर्व सैनिक जिसकी कहानी इतनी विचित्र थी कि उसने दरबार को हिला दिया।
एक सैनिक की परछाई। बीरबल साहब, आपने 5 साल पहले मुझे युद्ध से पहले एक बात कही थी, तू लड़ाई में अकेला नहीं है। तेरा परिवार तेरी पीठ है। बीरबल सोच में पड़ गया। हाँ, मुझे याद है। तू मलवा के युद्ध में घायल हुआ था, फिर अचानक लापता। रहमान ने आंखें नीचे कर लीं। मैं युद्ध से नहीं, अपने ही देश के लोगों से हारा था। जब मैं घायल होकर लौटा तो गांव वालों ने कहा मैं मर चुका हूं। मेरी बीवी ने पुनः विवाह कर लिया, मेरे खेत जब्त कर लिए गए और मैंने चुपचाप एक जंगल में जीवन बिताया। परंतु मेरा दिल आपके उस वचन से बंधा रहा, बीरबल। अब आप मुझे मरने से पहले मेरी पहचान लौटा दीजिए। दरबार स्तब्ध था। दरबार की दो राहें। बीरबल ने रहमान की बीवी को बुलाया। वह अब समीरा बेगम कहलाती थी, एक छोटे व्यापारी की पत्नी। समीरा ने स्पष्ट कहा, मैंने 5 वर्षों तक उसका इंतजार किया। गांव वालों ने व्रतक बनाई। क्या मैं जीवन भर शोक मनाती? क्या स्त्री की जिंदगी सिर्फ प्रतीक्षा है? बीरबल शांत रहा, फिर बोला, तुम्हारी बात सही है, लेकिन रहमान ने तुम्हें त्यागा नहीं था। क्या उसके जीवन का उत्तरदायित्व सिर्फ उसका है? वह आज जीवित है, क्या उसकी कोई जगह नहीं है इस जीवन में? समीरा की आंखों में आंसू थे। मैं भ्रमित हूं। एक पति था जो मर गया और एक पति है जो लौटा है। पर मैं सिर्फ एक स्त्री हूं, कोई न्यायालय नहीं। बीरबल की शपथ और उसकी आंधी। अकबर ने कहा, बीरबल, यह मामला तो कानून से परे है। अब तुम्हारा वचन ही इस दरबार का आदेश होगा। क्या तुम तय करोगे कि समीरा किसके साथ जीवन बिताए? बीरबल कुछ क्षण चुप रहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें किसी दूसरे लोक से चमक रही थीं। नहीं जहांपना, मैं निर्णय नहीं करूंगा। मैं सिर्फ सुनवाई दूंगा, एक ऐसी सुनवाई जहां आत्मा की आवाज का न्याय हो। बीरबल ने फैसला किया कि वह अगले दिन एक विशेष दरबार लगाएगा, मौन की अदालत, जहां कोई बहस नहीं होगी, सिर्फ अंतःकरण की बात होगी। मौन की अदालत। अगले दिन पूरा दरबार बिना सिंहासन, बिना दरबारी सिंहासन के एक वृत्ताकार चबूतरे पर जमा हुआ। बीच में रखी गई एक तख्ती। जहां मौन बोले वहीं सत्य हो। रहमान, समीरा और उसके वर्तमान पति तीनों बैठे। बीरबल ने हाथ में सिर्फ एक दीपक लिया। अब कोई बोलेगा नहीं। सिर्फ अपनी हथेली दीपक की लौ के सामने रखेगा। जिसके हाथ कांपे नहीं, वही सच के साथ खड़ा है। पहले समीरा आगे बढ़ी। उसकी हथेली में कंपन था। वह पीछे लौट गई। फिर समीरा का वर्तमान पति आगे आया। उसने लौ के पास हाथ रखा, पर चेहरा मुड़ गया। अंत में रहमान आया। उसने हाथ आगे किया, लौ स्थिर थी। चेहरा शांत, आंखें बंद, मानो आत्मा भी मौन में प्रवेश कर चुकी हो। तभी समीरा फूटकर रो पड़ी। मैंने तुम्हें मरा समझा, पर आज मुझे लगा तुम अब भी जीवित नहीं, तुम बचा ही नहीं। उस रहमान को तो हमने खो ही दिया। एक उत्तर जो प्रश्न बना। बीरबल ने अंत में सिर झुका लिया और कहा, समीरा, तुम किसी की संपत्ति नहीं, न रहमान की न समय की। मैं बीरबल तुम्हें स्वतंत्रता देता हूं। यह मेरी शपथ है, तुम जिसे चुनो वही तुम्हारा होगा। दरबार को तुम्हारे निर्णय से कोई आपत्ति नहीं। समीरा कुछ क्षणों तक मौन रही। फिर उसने कहा, मैं किसी को नहीं चुनूंगी। मैं अपने लिए चुनती हूं एक नई जिंदगी, जहां मैं खुद को समझ सकूं। और रहमान, तुम मेरे बेटे के पिता हो, उसे जानने का अधिकार है। रहमान मुस्करा पड़ा।
बीरबल का उत्तर, वचन का पुनर्जन्म। अकबर ने खड़े होकर कहा, यह सिर्फ बीरबल की अदालत नहीं थी, यह भविष्य के न्याय का प्रारंभ था। एक ऐसी व्यवस्था जहां न सिर्फ कानून बल्कि मनुष्य का मन भी सुना जाए। बीरबल ने अंत में कहा, शब्द जब आश्वासन बन जाएं, तो वह न्याय की पहली सीढ़ी है, पर जब वे मौन बन जाएं, तो वह जीवन की अदालत है। समाप्त। भाग आधा। अगला भाग, शपथ की अंतिम कसौटी, जब बीरबल के वचन को तोड़ने की साजिश रची गई। क्या आप इसके अगले भाग 2/2 को पढ़ना चाहेंगे? श्रृंखला का अगला भाग, शीर्षक शपथ की अंतिम कसौटी, जब बीरबल के वचन को तोड़ने की साजिश रची गई। भाग 2/2, वचन का वध। लगभग 2500 शब्द। प्रस्तावना, बीरबल की शपथ पर उठी तलवार। बीरबल का न्याय और उसका मौन आश्वासन अब पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा था। उसकी मौन अदालत, उसका दीपक परीक्षण और सबसे बढ़कर उसकी एक पंक्ति, मैं बीरबल तुम्हें स्वतंत्रता देता हूं, लोगों के लिए धर्म और नीति की नई परिभाषा बन चुकी थी। लेकिन जहां न्याय फैलता है, वहां अंधकार भी जवाबी चाल चलता है। और इस बार साजिश इतनी चुपचाप आई कि वह बीरबल के वचनों को ही उसका अपराध बना देना चाहती थी। एक नया दरबारी जिसने हंसी में विष घोला। दिल्ली दरबार में हाल ही में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ था, नवरस मिर्जा। वह एक काव्य प्रेमी, चतुर वक्ता और भीतर से विशैला राजनीतिक खिलाड़ी था। नवरस ने धीरे धीरे बीरबल के खिलाफ कान भरने शुरू किए। जहां पनाह, बीरबल अब नियम नहीं, भावनाओं से निर्णय करता है। आज एक महिला को स्वतंत्रता दी, कल कोई हत्यारा कहेगा, मेरे हृदय की चीत्कार थी हत्या। तब क्या बीरबल उसे भी बरी करेगा? अकबर चुप रहे। लेकिन बीज बोया जा चुका था। साजिश, एक झूठा न्याय। नवरस ने एक नकली मामला रचवाया। एक युवक, शिवा, अपने गांव की पंचायत से भागकर आया। उसका आरोप था, बीरबल ने वर्षों पहले हमें आश्वासन दिया था कि हमारे गांव की जमीनें कभी दरबार के अधिकार में नहीं आएंगी। अब वहां महल के घोड़े बांधने के आदेश आ गए हैं। क्या बीरबल का वचन झूठा था? बीरबल विस्मित था। उसे यह प्रसंग स्मरण नहीं। पर दरबार में गूंज उठी आवाजें। अगर बीरबल ने झूठा वादा किया, तो उसका हर आश्वासन कैसे दरबार का वचन हो सकता है? नवरस ने धीरे से कहा, अब समय है बीरबल की परीक्षा का। क्या वह खुद अपने वचन पर खड़ा रह पाएगा? बीरबल की चुप्पी, पहली बार। इस बार बीरबल चुप था। न वह बचाव कर रहा था, न उत्तर। पूरे दरबार में सन्नाटा था। अकबर ने कहा, बीरबल, यदि तुम दोषी नहीं हो तो साबित करो, नहीं तो तुम्हारा हर आश्वासन अब से अवैध माना जाएगा। बीरबल ने सिर्फ इतना कहा, मुझे 3 दिन का समय चाहिए, जहांपना। मैं अपने शब्दों को कब्र से वापस लाऊंगा। वचन की खोज, बीरबल की यात्रा। बीरबल बिना किसी सवारी, बिना अंगरक्षक अकेले उस गांव की ओर निकला जहां झूठा आश्वासन दिया गया था। वहां पहुंचने पर उसे शिवा का पिता मिला, बुजुर्ग रामबक्स। उसने बीरबल को पहचानते ही चरण छू लिए। आप ही ने हमारे गांव को 5 वर्षों तक करमुक्त रखा था। आपने कहा था, जब तक यहाँ की नदियां बहती हैं, यह भूमि जनता की है। पर उसके बाद बाढ़ आई और नदी की धारा बदल गई। भूमि विवाद में आ गई। बीरबल समझ गया, उसका वचन टूटा नहीं था, परिस्थितियों ने उसे छिन्न-भिन्न कर दिया था। मौन में छिपा उत्तर। बीरबल ने गांव वालों से एक सभा बुलाई और सबके सामने नदी के पुराने बहाव को पुनः चिन्हित कराया। लोगों ने देखा,
जिस जमीन पर घोड़े बांधने का आदेश आया था वह अब नदी की पुरानी धारा में थी। वह जमीन अब दरबार की नहीं, प्रकृति की संपत्ति थी। यदि नदी वचन तोड़ दे, बीरबल बोला, तो क्या मनुष्य उसका उत्तरदायी है? दरबार की वापसी, अंतिम परीक्षा। तीसरे दिन बीरबल दरबार पहुंचा। उसके हाथ में एक पत्थर और एक दीपक था। वह बोला, इस पत्थर पर मैंने वह वचन लिखा था, भूमि जब तक जल से सिंचित है, जनता की है। और यह दीपक इस वचन की आत्मा है। बीरबल ने दीपक से पत्थर को तपाया। फिर कहा, जैसे आग में शब्द झुलस जाएं, वैसे ही समय में आश्वासन बदल सकते हैं, परंतु उनके पीछे की नीयत, जैसे यह लौ हमेशा जीवित रहती है। अकबर उठ खड़ा हुआ। बीरबल, तुम्हारा वचन झूठा नहीं था, वह समय की सीमा में घिर गया था, पर तुम्हारी नीयत आज भी दीपक की लौ की तरह स्थिर है। नवरस का अंत और एक नई घोषणा। अकबर ने कहा, नवरस, जिसने झूठ फैलाया वह बीरबल के विश्वास को नहीं तोड़ सका। तुम्हें दरबार से निष्कासित किया जाता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक अंतिम वचन देना चाहूंगा। अकबर, बोलो बीरबल। बीरबल, अब से कोई भी मेरा आश्वासन दरबार का वचन तभी माना जाए जब वह अकेले मेरे शब्दों से नहीं, मेरी चुप्पी से भी जन्मे। समाप्ति, मौन का राज्य। उस दिन के बाद बीरबल ने कम बोला, अधिक सुना। और लोगों ने कहा, बीरबल अब सिर्फ वचन नहीं देता, वह समय को चुपचाप बदल देता है। दरबार में एक नया नियम जुड़ा। जहां बीरबल मौन हो, वहां दरबार सुनना सीखे। समाप्त। बीरबल का आश्वासन, श्रृंखला का अंतिम भाग। अगर आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला की नई उपकथा भी लिख सकता हूं, जैसे बीरबल की चुप्पी से निकला कानून, दीपक की लौ और न्याय का पुनर्जन्म, नवरस की वापसी, बीरबल के खिलाफ एक आखिरी चाल। बताइए कौन सी कहानी पढ़ना चाहेंगे? श्रृंखला का अगला भाग, शीर्षक दीपक की लौ और न्याय का पुनर्जन्म। भाग आधा, बचपन का वादा और बीरबल की लौ। लगभग 2500 शब्द। भूमिका, जब लौ बुझने लगी। बीरबल के शब्द अब दरबार से ज्यादा लोगों के हृदयों में बसने लगे थे। जहां बीरबल मौन हो, वहां दरबार सुनना सीखे, यह आदेश अब किताबों में दर्ज था। लेकिन हर लौ को कभी न कभी अंधकार का सामना करना पड़ता है। दिल्ली की हवाओं में फिर से एक रहस्य गूंजने लगा। कुछ गांवों में बीरबल के पुराने वचनों को आधार बनाकर लोग अपने लाभ के लिए न्याय को मोड़ने लगे। बीरबल का नाम अब सत्य की अंतिम मुहर नहीं, बल्कि तर्क के अंत के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। अकबर व्यथित थे। बीरबल मौन था। एक अनसुना बचपन, एक भूला हुआ दीपक। उसी समय एक चिट्ठी आई, एक छोटे गांव से, चित्रकूट। वहां एक वृद्ध महिला ने अपने पत्र में लिखा, बीरबल बचपन में हमारे गांव आया था। उसने एक दीपक मुझे दिया था और कहा था, इसे तब जलाना जब न्याय बुझ जाए। अब न्याय बुझ गया है, कृपया लौट आइए। बीरबल चौंक गया। यह कोई रहस्य था जो उसके बचपन से जुड़ा था और अब वापस बुला रहा था। चित्रकूट की यात्रा, मौन लौ के पास। बीरबल अकबर की अनुमति लेकर अकेले चित्रकूट की ओर चल पड़ा। घोड़ा धीमा था, पर बीरबल का मन और धीमा, जैसे वह अपने भीतर झांक रहा हो। गांव पहुंचा तो वही वृद्ध महिला मिल गई, माई ललिता। उसने कांपते हाथों से मिट्टी का पुराना दीपक बीरबल को दिया। बेटा, तूने यही दिया था। तब तेरा नाम भी बीरबल नहीं था, तू सिर्फ मुकुंद था,
वो लड़का जो नदी किनारे बैठकर चुपचाप लोगों की बातें सुनता था। बीरबल की आंखें गीली हो गईं। यह उसका बचपन था, जब उसने पहली बार अन्याय देखा था और खुद से वादा किया था, अगर मैं कभी कोई बनूं तो अंधेरे में लौटाऊंगा। गांव का न्याय जहां बीरबल नहीं चलता था। चित्रकूट अब बीरबल के नाम से प्रसिद्ध था। वहां के लोग कहते थे, हमारा न्याय दिल्ली वाला बीरबल नहीं, हमारा मुकुंद तय करेगा। बीरबल ने देखा, उन्होंने उसके नाम पर एक स्थानीय अदालत बना दी थी, जहां न्याय प्रक्रिया को बीरबली युक्ति कहा जाता था, जिसमें तर्क नहीं, वचन चलता था। पर अब लोग उसे अपने फायदे के लिए तोड़मरोड़ रहे थे। एक मामला सामने आया, दो भाइयों में जमीन का विवाद था। छोटा भाई बोला, बीरबल ने कहा था, छोटे को पहले देना न्याय है। बड़ा बोला, लेकिन तब बात खेत की नहीं, रोटी की थी। बीरबल ने मौन से देखा, कैसे उसके वचन को संदर्भ से हटाकर नया अर्थ दिया जा रहा था। बीरबल की परीक्षा, लौ को जलाने का समय। रात को बीरबल माई ललिता के घर लौटा। उसने दीपक जलाया। लौ छोटी थी, हिल रही थी। बीरबल ने पूछा, माई, क्या ये लौ अब भी जल सकती है? माई ने कहा, बेटा, ये लौ मिट्टी की नहीं, तेरे बचपन की सांसों की है। जब तू न्याय को फिर से देखेगा, ये तेज हो जाएगी। आगामी मोड़, दरबार में लौटता न्याय। बीरबल अगली सुबह चित्रकूट की अदालत में गया। उसने वहां के लोगों को एकत्र किया और कहा, मेरे बचपन के वचन अब न्याय नहीं दे सकते, क्योंकि वे आज की पीड़ा को नहीं जानते। अब बीरबल वह नहीं, जो क्या कहा गया देखे, अब बीरबल वह है, जो क्यों कहा गया महसूस करे। भीड़ चुप थी। एक वृद्ध बोला, तो क्या तेरा दीपक बुझ गया? बीरबल मुस्कराया और जेब से दीपक निकाला। लौ अब शांत, सीधी और स्थिर थी। नहीं, अब लौ बुझी नहीं, समझ गई है। समाप्ति, बीरबल की लौ फिर जली। बीरबल ने चित्रकूट में नवन्याय सभा की स्थापना की। वहां कोई वचन मान्य नहीं होगा, जब तक संदर्भ और समय की गवाही न दे। जब बीरबल दिल्ली लौट रहा था, चित्रकूट के बच्चे दीपक लेकर दौड़े। बीरबल चाचा, ये रख लो, अब हमें हर बात में लौ नहीं चाहिए, कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही काफी है। अगले भाग में पढ़िए, दीपक की लौ और न्याय का पुनर्जन्म, भाग 2। बीरबल की चुप्पी पर मुकदमा। जहां बीरबल को न्याय न देने के लिए दोषी ठहराया जाएगा, और पहली बार बीरबल अपने मौन का उत्तर स्वयं मांगेगा। बताइए, क्या अब आप भाग 2 पढ़ना चाहेंगे? शीर्षक, दीपक की लौ और न्याय का पुनर्जन्म, भाग 2। बीरबल की चुप्पी पर मुकदमा। लगभग 2500 शब्दों में। प्रस्तावना, जब मौन को कटघरे में खड़ा किया गया। दिल्ली में बीरबल की वापसी के साथ एक विचित्र याचिका आई। नाम था विरुद्ध मौन। यह एक अजीब मुकदमा था, जिसमें एक ग्रामीण नयनदास ने बीरबल पर मुकदमा दायर किया था कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब बीरबल चुप था, और उसकी यही चुप्पी अन्याय में बदल गई। क्या न्याय का सबसे बड़ा अपराध मौन नहीं है? अकबर अचंभित रह गए। बीरबल शांत रहा। पर दरबार अब वही था जो बीरबल ने बनाया था, और उस दरबार ने स्वीकार किया। बीरबल की चुप्पी पर मुकदमा चलेगा। मुकदमे की शुरुआत ज़रा मौन के साथ। न्यायाधीश खुद अकबर थे। लेकिन बीरबल ने कहा, मैं राजा के सामने नहीं, जनता की आत्मा के सामने उत्तर दूंगा। एक जनसभा का आयोजन किया गया। वहां हजारों लोग आए, और बीच में बीरबल, बिना मुकुट, बिना रत्न, बस एक पुराना दीपक लिए बैठा था।
नयनदास की गवाही, दर्द से उपजा प्रश्न। नयनदास बोला, जब मेरे गांव में 2 परिवारों को जहर मिला अन्न बांटा गया, तब हम बीरबल की ओर देखे, पर वो चित्रकूट में लौ जलाने में व्यस्त था। क्या न्याय सिर्फ वहां मिलेगा जहां लौ रखी हो? भीड़ में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आंखें बंद कीं। दीपक की लौ हिली। एक बच्ची ने कहा, क्या बीरबल थक गया है? बीरबल की आत्मगवाही, लौ की राख से उठता उत्तर। बीरबल उठे। उनके हाथ में दीपक था। वो बोले, हाँ, मैं मौन रहा, क्योंकि मेरे शब्द जब आदर्श बन गए थे, तब लोग संदर्भ भूलने लगे थे। मैं मौन इसलिए था ताकि मेरा उत्तर कोई चुरा न सके। मैंने चित्रकूट की लौ इसलिए जलाई कि मैं जान सकूं क्या मेरे भीतर अब भी वो पहला बच्चा जीवित है जिसने अन्याय से लड़ने की ठानी थी। मेरी चुप्पी अपराध नहीं थी, वो न्याय के भीतर लौटने का समय था। न्याय के 3 प्रश्न, जनता का संवाद। सभा से 3 प्रश्न उठे। 1. क्या चुप रहना भी न्याय को नकारना है? 2. क्या न्याय एक व्यक्ति से बंधा रह सकता है? 3. अगर बीरबल मौन था, तो बाकी दरबारी क्यों न बोले? बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय कभी एक आदमी पर नहीं टिका होना चाहिए। अगर मैं मौन रहा और अन्याय हुआ, तो दोष सिर्फ मेरा नहीं, समाज का भी है, जो चुपचाप प्रतीक्षा करता है कि कोई बोले। मैंने चुप्पी में लौटकर सीखा, अब से हर नागरिक को अपने भीतर एक दीपक जलाना होगा, ताकि किसी बीरबल के मौन पर दरबार न रुके। आखिरी क्षण, दीपक का न्याय। बीरबल ने वह पुराना दीपक सभा के बीच रखा और कहा, यह दीपक अब मेरा नहीं। इसे कोई भी जला सकता है जब उसे लगे कि सत्य रुक गया है। मेरी चुप्पी अब तुम्हारी जुबान है और मेरी लौ तुम्हारा विवेक। दीपक जनता को सौंप दिया गया। सभा में मौन फैल गया, वह मौन जो चुप्पी नहीं, समझ था। अंतिम संवाद, अकबर और बीरबल। उस रात अकबर ने पूछा, बीरबल, तूने अपना दीपक क्यों दे दिया? बीरबल मुस्कराया, जहां हर दिल में लौ हो, वहां एक दीपक काफी नहीं, और जहां हर सवाल को सुना जाए, वहां एक बीरबल काफी नहीं। अकबर ने कहा, तो क्या तू अब फिर मौन हो जाएगा? बीरबल बोला, नहीं, जहां मौन से न्याय जगे वहां बोलूंगा, और जहां बोलने से मौन टूटे वहां चुप रहूंगा। समाप्ति, न्याय का पुनर्जन्म। चित्रकूट का दीपक अब दिल्ली के केंद्रीय चौराहे पर रखा गया, जहां हर यात्री उसे देख सकता था। उस पर एक पंक्ति उकेरी गई, जब शब्द थक जाए तो मौन से पूछना, शायद बीरबल वहीं छिपा हो। अगर आप चाहें तो इस श्रृंखला की अगली कहानी, दीपक की राख में जो अंकुर फूटा, या बीरबल और जनता की न्यायसभा, भी लिख सकता हूं। शीर्षक, दीपक की राख में जो अंकुर फूटा। अकबर बीरबल श्रृंखला, भाग 3/3, लगभग 5000 शब्द। 1. प्रस्तावना, राख का स्पर्श। जिस दिन चित्रकूट के दीपक की लौ जनता को सौंपी गई, उसी रात दिल्ली में बारिश हुई। सभी ने सोचा दीपक बुझ गया होगा, लेकिन सुबह जब सूरज निकला, दीपक की राख के पास एक हरी कोंपल उगी मिली। न तो वहां मिट्टी थी, न बीज, फिर भी वह हरी पत्ती कांप रही थी। किसी ने पूछा, यह क्या है? दरबार में चर्चा हुई। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, यह दीपक की राख में छिपा न्याय है, जो अब अंकुर बनकर उग रहा है। 2. दरबार की नई चुनौती, बोलती हुई पत्ती। कुछ दिनों बाद एक और विचित्र फरियाद आई।
पत्ती ने मुझे न्याय का वादा किया है। यह बात कहने वाला एक बूढ़ा भिखारी था, नाम तिमरू। उसने कहा, मैं अंधा हूं, पर उस पत्ती ने मुझसे कहा था कि वो मुझे देखेगी। वो हर वो चीज देखेगी जो मैं नहीं देख सकता, और जो अन्याय मैं सहता हूं उसे सबके सामने लाएगी। दरबार में हंसी की लहर दौड़ी, पर बीरबल गंभीर थे। अकबर बोले, क्या बीरबल अब पत्तियों की न्याय भाषा भी जानता है? बीरबल उठे और बोले, नहीं, जहां शब्द चुप हो जाएं, वहां हर वस्तु बोलती है। कभी कभी पत्तियां भी। 3 बीरबल की खोज जहां पत्ता हंसता है। बीरबल ने तिमरू से पूछा, कहाँ उगी थी यह पत्ती? तिमरू ने कापती उंगली से चित्रकोट की ओर इशारा किया। बीरबल वहीं गया, पर इस बार चित्रकोट वीरान था। सिर्फ वही राख थी, और राख के बीच से उगी 7 छोटी छोटी पत्तियां। हर पत्ती पर कुछ न कुछ उकेरा था। एक पर आंखें, दूसरी पर आंसू, तीसरी पर तराजू, चौथी पर चुप्पी का चिन्ह, और आखिरी पर एक छोटा सा उभरा अक्षर, विवेक। बीरबल समझ गया, यह कोई साधारण अंकुर नहीं, यह जनता की आशा थी। 4 7 पत्तियों की सभा। बीरबल ने 7 पत्तियों को एक छोटी पारदर्शी पेटी में रखा और दरबार में लाकर रखा। फिर उसने घोषणा की, अब से दरबार में जब कोई निर्णय लिया जाएगा, इन पत्तियों को रखा जाएगा सामने। अगर कोई पत्ती कांप उठे, समझो निर्णय में कुछ छूट गया है। अकबर ने चौंक कर कहा, तो अब तू पत्तियों से न्याय करवाएगा? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, जहां विवेक जीवित हो वहां सब कुछ न्याय की जुबान हो जाता है। 5 पत्तियों की पहली परीक्षा। पहला मुकदमा था सिपाही और गूंगी बच्ची का। एक गूंगी बच्ची ने सिपाही पर आरोप लगाया कि उसने उसके खिलौने चुरा लिए। कोई प्रमाण नहीं था, गवाही नहीं। दरबार चुप, बच्ची भी कुछ कह नहीं सकती थी। बीरबल ने 7 पत्तियों की पेटी लाई और बच्ची के सामने रख दी। बच्ची ने धीरे से पहली पत्ती को छुआ। पत्ती कांपी। बीरबल बोले, पत्ती ने देखा और वो कांपी। अब सिपाही बोले। सिपाही थरथराया और फूट फूट कर रो पड़ा, मैंने चोरी की थी, माफ कर दो। सभा स्तब्ध, पर पत्तियां शांत हो गईं। 6 अकबर की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल को अकेले बुलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि इन पत्तियों में कोई चमत्कार है। तू ही कोई तरकीब करता है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो फिर इन पत्तियों को तेरे निर्णय के सामने रखकर देखो। जो तूने मंत्री शफीक को देशद्रोही घोषित किया, वो निर्णय रखो सामने। अकबर अड़ गया। रखो। पत्तियां रखी गईं। जैसे ही निर्णय पढ़ा गया, 5वीं पत्ती कांप गई, चुप्पी का चिन्ह। फिर 7वीं, विवेक। अकबर ठिठक गया। बीरबल ने कहा, क्या तुझे अब भी लगता है कि यह सिर्फ हवा है? अकबर मौन हुआ और फिर कहा, शफीक निर्दोष था, पर मेरी जल्दबाजी ने गलती कर दी थी। 7 गूंगी जनता का न्यायालय। अब दरबार में हर नागरिक को अधिकार मिला कि वह 7 पत्तियों के सामने खड़ा हो। जो बोल नहीं सकते थे, वो भी न्याय पा सकते थे। बीरबल ने कहा, दीपक की लौ ने जो राख छोड़ी, उसमें जो अंकुर फूटा, वो पत्तियां हैं हम सब के मौन की, जो अब गवाही बनकर कांपती हैं। 8 अंत की ओर बीरबल का मौन पत्र।
एक दिन बीरबल ने दरबार से विदा ली बिना कुछ कहे। बस 7 पत्तियां और एक पत्र छोड़ गया। जब तक ये पत्तियां कापती हैं, तब तक मैं कहीं नहीं गया। मैं हर उस जगह हूं जहां कोई बच्चा पहली बार अन्याय को पहचानता है और कोई राजा पहली बार मौन से डरता है। बीरबल 9। समाप्ति। जनता की छाव में न्याय। चित्रकूट में अब एक विशाल वृक्ष है जिसकी शाखाओं पर वही 7 प्रकार की पत्तियां उगती हैं। उसे कहा जाता है विवेक वृक्ष। और वहां एक वाक्य लिखा है, जहां न्याय का बीज राख में गिरता है, वहां पत्तियां मौन होकर भी बोलती हैं। अगर आप चाहें, मैं अगली कहानी बीरबल और विवेक वृक्ष का उत्तराधिकारी या पत्तियों का विद्रोह और बीरबल की वापसी भी लिख सकता हूं। क्या आप इस श्रृंखला को आगे पढ़ना चाहेंगे? बताइए आप किस दिशा में इस कथा को आगे ले जाना चाहेंगे। शीर्षक पत्तियों का विद्रोह और बीरबल की वापसी। बीरबल का आश्वासन श्रृंखला भाग 4 लगभग 5000 शब्द। 1। प्रस्तावना। जब पत्तियां चुप रहीं। विवेक वृक्ष की पत्तियां अब नहीं कांपती थीं। जिस सभा में पहले मौन न्याय दिया जाता था, अब वहां अजीब सी नीरवता फैल गई थी। एक दिन जब एक किसान अपनी जमीन छीनने की शिकायत लेकर आया, पत्तियां स्थिर रहीं। ना कंपन, ना कांपना, ना न्याय। जनता में फुसफुसाहट शुरू हुई। क्या बीरबल के जाने के साथ ही विवेक भी चला गया? 2। विवेक वृक्ष का पतन। धीरे धीरे वृक्ष की शाखाएं सूखने लगीं, पत्तियां झड़ने लगीं और एक रात भयानक आंधी में वो पूरा वृक्ष टूटकर गिर गया। सिर्फ तना बचा और उस पर एक अजीब सा चिन्ह उभर आया, उत्तर की प्रतीक्षा। लोगों ने समझा, यह बीरबल का संकेत है, वो लौटेगा। 3। गूंगी जनता का विद्रोह। जो जनता कभी बोल नहीं सकती थी, अब वो गूंगी भीड़ बनकर दरबार के सामने खड़ी थी। हाथों में तख्तियां। पत्तियां हमें भूल गईं। हमने बीरबल को नहीं छोड़ा, पर वो हमें छोड़ गया। क्या न्याय का मौन मर चुका है? अकबर विचलित था। उसने मंत्रियों से पूछा, बीरबल को लाने के लिए क्या किया जाए? एक मंत्री बोला, जो चला गया उसे लौटाने का एक ही उपाय है, वापसी की पुकार। 4। बीरबल का गुमनाम उत्तराधिकारी। तभी राजधानी के बाहर एक गांव से एक लड़का आया, नाम आरून। उसने दरबार में प्रवेश किया और कहा, मैंने उस तने से एक गिरा हुआ बीज उठाया था और जहां जहां मैं गया वहां एक नई पत्ती उगी, कभी आंख जैसी, कभी तराजू जैसी। अकबर चौंका। तो क्या तू बीरबल का शिष्य है? लड़के ने मुस्कराकर कहा, नहीं, मैं उसकी छाया में पला हूं। पर असली बीरबल अब भी हवा में है। वो वही है जहां न्याय डर के साए में कांपता है। 5। पत्तियों का विद्रोह। तब आरून ने राजधानी में एक नया प्रयोग शुरू किया। उसने जनता को पत्तियां बांटी। हर नागरिक अपने घर के बाहर एक पत्ती लटकाता। अगर कहीं भी कोई अन्याय होता और पत्ती कांपती, लोग वहां इकट्ठा हो जाते। धीरे धीरे यह पत्तियों का समाज बन गया। अब न्याय सिर्फ दरबार में नहीं था। हर घर, हर गली, हर बाजार एक नया दरबार बन गया। मंत्रियों ने डरकर कहा, ये तो सत्ता को चुनौती है। अकबर ने चुप रहकर कहा, नहीं, ये सत्ता का आईना है। और बीरबल यही चाहता था। 6।
बीरबल की वापसी परछाई के रूप में। एक शाम एक बूढ़ा भिखारी राजधानी के बाहर दिखा। उसके कंधे पर एक थैला था जिसमें 7 पुरानी पत्तियां थीं। लोगों ने पहचान लिया, वही पत्तियां। वह आदमी बोला, मैं बीरबल नहीं हूं, लेकिन बीरबल ने मुझे भेजा है। कह दिया है, अब मेरा लौटना जरूरी नहीं। अब हर वो व्यक्ति बीरबल है जो अन्याय से पहले कांप जाता है। लोगों ने पूछा, क्या वो कभी लौटेगा? भिखारी ने उत्तर दिया, वो लौटेगा नहीं, वो फैल जाएगा। 7 निष्कर्ष, न्याय की नई जड़ें। अब राजधानी में विवेक वृक्ष की राख को पूरे देश में बांट दिया गया। हर गांव, हर नगर में वो राख बोई गई और वहां छोटे छोटे पत्तियों वाले पौधे उगे। हर पौधा मौन था, लेकिन जब कोई बच्चा झूठ बोलता, पत्ती का पति। जब कोई पिता अन्याय करता, पत्ती का पति। जब कोई सिपाही अत्याचार करता, पत्ती का पति। और जब न्याय होता, पत्तियां शांत हो जाती। 8 अंतिम पंक्तियां, बीरबल की आत्मा। एक आखिरी पत्र जो भिखारी ने दिया था, उसमें लिखा था, मैं लौटा नहीं हूं क्योंकि अब मुझे लौटने की जरूरत नहीं। जो बीज हमने बोया था वो अब हर हृदय में पनप रहा है। पत्तियों का कांपना अब मेरा मौन नहीं, तुम्हारा विवेक है। बीरबल। यदि आप चाहें तो इस श्रृंखला का अगला भाग, आरुण और पत्तियों का युद्ध या विवेक की अंतिम परीक्षा, भी लिख सकता हूं। क्या आप अगला भाग पढ़ना चाहेंगे? शीर्षक, आरुण और पत्तियों का युद्ध। बीरबल का आश्वासन, श्रृंखला, भाग 5, लगभग 5000 शब्द। एक नई सुबह का पति परछाइयां। राजधानी में एक विचित्र दृश्य था। हर घर के बाहर झूलती हुई हरी पत्तियां, जो अन्याय के समय कांपती थीं, अब हर समय कांपने लगी थीं, चाहे कोई कुछ बोले या न बोले। पत्तियां अब मौन चेतावनी बन चुकी थीं। राजा अकबर ने आरुण को बुलाया। क्या यह डर की लहर है या विवेक की बाढ़? आरुण बोला, न न्याय को डर लगता है और न विवेक को। यह तो पत्तियों का युद्ध है, सत्य और सुविधा के बीच। 2 अश्वक, एक नया दुश्मन। दरबार में उस दिन एक आदमी आया। काले वस्त्र, कंधे पर लोहे की तलवार, आंखों में कोई भय नहीं। उसने अपने को अश्वक कहा। पत्तियां केवल कांपती हैं, न्याय नहीं देती। ये तो जनता को कमजोर बना रही हैं। हर व्यक्ति डरने लगा है अपने ही भीतर की सच्चाई से। अकबर ने गुस्से में कहा, तो क्या तू न्याय को खत्म करना चाहता है? अश्वक बोला, नहीं, मैं उसे इंसान के हाथ में लौटाना चाहता हूं। बीरबल ने जो मौन बोया था, मैं उसे आग में बदलूंगा। 3 आरुण की चुनौती। आरुण ने चुपचाप जवाब दिया, अगर तू पत्तियों को जला देगा तो मैं राख से भी न्याय उगाऊंगा। अकबर ने दोनों को देखा और एक प्रस्ताव रखा। 7 दिन बाद दोनों के विचारों की परीक्षा होगी। जनता तय करेगी कि वो किस ओर झुकेगी, मौन पत्तियों की विवेक शक्ति या अश्वक की तेजस्वी शक्ति। 4 7 दिन और 7 घटनाएं। इन 7 दिनों में शहर में 7 असामान्य घटनाएं हुई। एक गरीब लड़की पर अत्याचार हुआ, पत्तियां कांपी, लेकिन लोग डर गए, कुछ नहीं बोले। 2 एक सेठ ने रिश्वत दी, पत्तियां कांपी, लेकिन सेठ ने कह दिया, यह सिर्फ हवा है। 3 एक सैनिक ने क्रूरता की, पत्तियां तेज हिलने लगीं, लेकिन लोगों ने सिर झुका लिया।
4 एक बच्चा जो झूठ बोलता था, उसकी पत्ती कांपकर गिर गई। 5 एक बूढ़ी औरत जिसने सत्य बोला, उसकी पत्ती चमक उठी। 6 अश्वक जहां जाता पत्तियां सूख जाती और लोग कहते शायद बीरबल की शक्ति खत्म हो गई। 7 आरोन मौन में चलता रहा, हर झुकी गर्दन को देखता और बीरबल की आंखों को याद करता। 5 निर्णायक दिन, न्याय की जड़ें या तलवार की धार। 7वें दिन सभा लगी, जनता, मंत्रियों, सैनिकों और बच्चों से भरा पूरा मैदान। मंच पर आरोन और अश्वक। अकबर बोला, आज तय करो, न्याय का पता रहे या काटता रहे। अश्वक ने भीड़ की ओर देखा और कहा, ये पत्तियां तुम्हें डराती हैं। क्या तुमने सोचा अगर ये झूठ कांपने लगें तो क्या कोई रह सकेगा निर्दोष? मैं तलवार लाया हूं, न्याय की नहीं, निर्णय की। लोग स्तब्ध थे, कुछ सिर हिलाने लगे। 6 आरोन का उत्तर, पत्तियों की आवाज। तभी आरोन ने एक थैला निकाला जिसमें हजारों सूखी पत्तियां थीं, जिन्हें लोग अशुद्ध समझकर फेंक चुके थे। उसने चाहेंगे कहा, ये वे हैं जिन्हें तुमने चुप कर दिया, पर इनके भीतर अभी भी कंपन है। न्याय सिर्फ तेज नहीं होता, वो धैर्य से पैदा होता है। अगर एक झूठ से तुम सबको जीत सकते हो तो पत्तियां फिर भी कांपेंगी, क्योंकि विवेक बिकता नहीं। तभी अचानक हवा चली, भीड़ की हजारों पत्तियां एक साथ कांपने लगीं। यह कोई आंधी नहीं थी, यह था अनदेखा मौन तूफान। 7 अंतिम न्याय। अश्वक की तलवार अपने आप नीचे गिर गई। उसने पहली बार एक कांपती पत्ती को हाथ में लिया। उसके चेहरे पर एक शांति आई और वो बोला, मैं अब लड़ना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता ये पत्तियां कैसे बोलती हैं, पर लगता है ये हमसे ज्यादा जानती हैं। अकबर उठ खड़ा हुआ। आज बीरबल नहीं आया, पर बीरबल की शिक्षा हर जगह दिखी। 8 निष्कर्ष, मौन की गूंज। उस दिन से राजधानी में नया नियम बना, हर पत्ती का कांपना अब एक रिपोर्ट है और हर मौन अब एक प्रस्तावना। आरोन को मौन सत्ता के रक्षक की उपाधि मिली और विवेक वृक्ष की एक नई शाखा तैयार हुई, जो बीरबल के अंतिम स्वप्न को जीवित रखती थी। अगर आप चाहें तो इसका अगला भाग, पत्तियों की मृत्यु और अंतिम कंपन, या बीरबल की वापसी मौन के आर पार, भी लिख सकता हूं। क्या आप अगला भाग पढ़ना? शीर्षक, पत्तियों की मृत्यु और अंतिम कंपन, बीरबल का आश्वासन, श्रृंखला, भाग 6, लगभग 5000 शब्द। 1 मौन की मौत, आरंभ की दरार। जिस दिन राजधानी की सबसे पुरानी पत्ती गिरकर टूटी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर अगले दिन विवेक वृक्ष की 10 शाखाएं मुरझा गईं। आरोन स्तब्ध था। क्या पत्तियां भी मरती हैं, या उनका मौन अब बेकार हो गया? राजा अकबर भी चिंतित थे। उन्होंने दरबार बुलाया, पर पत्तियां जो हर बात पर कांपा करती थीं, अब एकदम शांत थीं। और तभी एक संदेश आया, बीरबल जीवित है। 2 जलती हुई पत्तियां, एक अदृश्य आग। राजधानी के बाहर एक जंगल में विवेक वृक्ष जैसी ही एक और शाखा दिखी, पर उसकी सभी पत्तियां काली थीं। वहां एक स्त्री बैठी थी, नाम लाहिमा। वो बोली, पत्तियां कांपती थीं क्योंकि बीरबल का मौन उनमें था। अब बीरबल नहीं है, तो वे कांपने का अभिनय कर रही थीं।
मैंने मौन को आग दी है। अब जो न्याय चाहिए वो सिर्फ जलकर निकलेगा। लोग डरने लगे और धीरे धीरे राजधानी की शाखाओं पर भी काली पत्तियां लगने लगीं। 3 आरुण की तलाश मौन के पार। आरुण अकेले उत्तर दिशा के निर्जन पहाड़ों की ओर चल पड़ा, जहां से बीरबल की वापसी की खबर आई थी। वहां एक गुफा के भीतर उसे मिला एक दिया, और उसके नीचे बीरबल की हस्तलिपि में लिखा था, यदि पत्तियां मरती हैं तो विचार का जन्म होता है। वहां कोई बीरबल नहीं था, बस उसका अनुपस्थित मौन। 4 राजधानी का संकट, पत्तियों की विद्रोह। लाहिमा ने घोषणा की, अब मौन नहीं, केवल प्रतिक्रिया। हर पत्ती बोलेगी, और जो नहीं बोलेगा वह झूठा माना जाएगा। लोगों ने डरकर अपने दरवाजों से पत्तियां उतार दीं। कुछ ने उन्हें जला डाला। आरुण लौटा, राजा से कहा, मौन मरा नहीं है, उसे पुनः सुना जाना चाहिए। 5 आरुण बनाम लाहिमा, दो दृष्टिकोणों की टक्कर। अकबर ने अंतिम फैसला किया, आज दोनों आमने सामने बैठेंगे, बिना बोले, सिर्फ मौन में। जो जनता को प्रभावित करेगा वही नई व्यवस्था लाएगा। सभा लगी। आरुण और लाहिमा आमने सामने बैठे। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आरुण ने एक पुरानी मुरझाई पत्ती निकाली और धीरे से उसे फूंक मारी। पत्ती कांपी। जनता कांप उठी। 6 अंतिम कंपन, बीरबल की उपस्थिति। तभी आकाश से एक ध्वनि आई। कोई नहीं दिखा, लेकिन बीरबल की आवाज थी। मौन का अर्थ है भीतर की दृष्टि, आवाज का अर्थ है बाहर की शक्ति। न्याय दोनों का पुल है। कोई एक मर जाए तो न्याय अधूरा होता है। लाहिमा उठी, उसके आंसू बह चले। मैं भी मौन को समझना चाहती थी, पर शायद मैं अपने शोर में उलझ गई। 7 पुनर्निर्माण, नई पत्तियां, नया युग। राजधानी में सभी पुरानी पत्तियां ससम्मान दफनाई गईं। उनके नाम पर नई शाखाएं उगाई गईं, जहां हर पत्ती अब दो रंगों की थी, हरा विवेक और भूरा अनुभव। आरुण को शब्दों के संरक्षक का पद मिला। लाहिमा ने एक विद्यालय खोला, जहां बच्चों को कब चुप रहना है और क्यों सिखाया गया। राजा अकबर बोले, अब न्याय का पता नहीं, वो भीतर से बोलता है, जैसे बीरबल की चुप्पी। अगला भाग, दरबार में मौन की अंतिम परीक्षा, या बीरबल की वापसी, छाया की जुबान। क्या आप यह अगला भाग पढ़ना चाहेंगे? शीर्षक, दरबार में मौन की अंतिम परीक्षा, बीरबल का आश्वासन, श्रृंखला, भाग 7, लगभग 5000 शब्द। 1 दरबार की तैयारी, आखिरी मौका। राजा अकबर ने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई। यह सभा केवल न्याय और मौन के लिए थी। दरबार में हर मंत्री, सैनिक, नागरिक और विद्वान मौजूद थे। आरुण और लाहिमा भी शामिल थे, जो अब न्याय की दो अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। आज हम देखेंगे, अकबर ने कहा, कि मौन और शब्द दोनों मिलकर कैसे न्याय देते हैं, और जो इसका सही उपयोग नहीं करेगा उसे जनता स्वयं निर्णय देगी। 2 बीरबल की परछाई, एक रहस्यमय आगमन। दरबार के बीच में अचानक एक शांत परछाई ने कदम रखा। कोई आवाज नहीं थी, पर सभी का ध्यान उस पर था। लोगों ने महसूस किया जैसे बीरबल स्वयं दरबार में हैं। आरुण ने उस परछाई की ओर देखा और बोला,
मौन की सच्चाई यही है, जो देख सकता है बिना शब्दों के, वही न्याय का सच जानता है। 3. परीक्षा की शुरुआत मौन और शब्द। अकबर ने न्याय की 2 चुनौतियां दी। पहली चुनौती, एक झूठ और सच के बीच फंसे व्यक्ति की मदद करना। दूसरी चुनौती, एक चुप्पी के माध्यम से झूठ को उजागर करना। आरून और लाहिमा ने अपने अपने तरीके से काम शुरू किया। 4. झूठ का पर्दाफाश। पहली चुनौती में एक दरबारी पर चोरी का आरोप था। लाहिमा ने तेज तर्क और शब्दों से उसकी पोल खोलने की कोशिश की, पर झूठी दलीलों ने उसे भ्रमित कर दिया। आरून ने बिना बोले केवल मौन में दरबारी की आंखों और हाव भाव को पढ़ा और दरबार के सामने पत्तियां हिलाकर सच उजागर किया। 5. मौन की ताकत शब्दों से परे। दूसरी चुनौती में आरून ने एक चुप्पी की भाषा विकसित की, जिसमें हर पत्ती एक संकेत थी और हर संकेत एक सत्य। लाहिमा, जो शब्दों की शक्ति में विश्वास करती थी, अंत में मौन की इस गूढ़ भाषा को समझने लगी। 6. न्याय की नई परिभाषा। अकबर ने अंत में घोषणा की, न्याय सिर्फ शब्दों का खेल नहीं केवल मौन का अधिकार। जब दोनों मिलकर काम करते हैं, तभी सही न्याय संभव है। 7. एक नया युग, न्याय का समागम। आरून और लाहिमा ने मिलकर एक नया न्यायालय स्थापित किया, जहां पत्तियां और शब्द दोनों साथ काम करते थे। राजा अकबर ने कहा, यह न्याय का युग है, जहां हर आवाज को सुना जाता है और हर मौन का सम्मान होता है। अगर आप चाहें तो मैं